अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी स्क्रीन और आवाज़ दोनों ही आ रही, शेयर हो रही है स्क्रीन। तो आज हम लोग अपना स्पेस फिजिक्स के टॉपिक के जो 2 और 3 हमारे लर्निंग आउटकम रह गए थे कल, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें बिग बैंग की एविडेंस जो रेड शिफ्ट है उसको समझना है और बिग बैंग का ओरिजिन समझना है। और इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो एक लर्निंग आउटकम मैंने कल भी डिस्कस किया था। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, और प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। तो हमने कल गैलेक्सी को डिफाइन किया हुआ है, कल हमने काम किया था। ये लर्निंग आउटकम आज मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ। गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार, देयर सोलर सिस्टम ऑल हेल्ड टुगेदर। अगर आप यूनिवर्स को सोचें तो ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिलाएंगे, एवरीथिंग इन दिस, जो भी हमारे सराउंडिंग में हर चीज़ है, जो भी गैलेक्सीज है, जो भी मेरे ख्याल से 200 बिलियन गैलेक्सीज है, तो उन सबको अगर आप कंबाइन करें तो वो यूनिवर्स बन जाए। ठीक है, और हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसका अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास डायमीटर हमने कल आइडेंटिफाई किया हुआ है, एंड दैट डायमीटर वाज 100,000 लाइट ईयर्स। यानी एक एंड से, मिल्की वे के एक एंड से दूसरे एंड पे लाइट को ट्रेवल करने में 100,000 लाइट ईयर्स जो है वो कंज्यूम हो गए। तो तकरीबन इसमें हमारे मिल्की वे में भी तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स हैं, और इसकी जो रोटेशन है, जो स्पाइरल है, रोटेट कर रही है, 250 मिलियन ईयर्स ये लेती है, और इसकी एस्टिमेटेड एज 13.6 बिलियन ईयर्स है। तो ये इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये कल का एक थोड़ा सा, इसको मैंने वो कर दिया, यूनिवर्स की डेफिनेशन मैंने इसमें नहीं ऐड की हुई, वो ऐड कर दूंगा बाद में, या चले मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब हम पहले तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिकॉल करेंगे। हमने ये इन वेव्स हमने वेव्स में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और ये साउंड वेव्स के लिए भी और लाइट वेव्स के लिए दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो हम कहते थे वेवलेंथ जो होता है वो दरअसल एक सिंगल वेव की लेंथ होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ये कंबाइन एक वेवलेंथ बन रहा है। या इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। ये इससे ट्रफ टू ट्रफ ये डिस्टेंस वन वेवलेंथ है। या फिर हम कहते थे दो पॉइंट्स जो एक दूसरे से फेज में होंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ कहलाएगा। आई होप ये रिकॉल हो गया वेवलेंथ का मतलब क्या था। इट्स अ लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, और ये आपको आइडेंटिफाई करना भी रिकॉल हो गया। इसी तरह से एक चीज और हमने वेव्स में पढ़ी हुई थी, दैट वाज पीरियड। पीरियड का मतलब था कि एक वेव जो है उसको कंप्लीटली एक जगह से पास करने में कितना टाइम लगेगा। अगर फर्ज करते ही रेफरेंस पॉइंट है और इसमें से एक वेव को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उसको आप वेव उसका टाइम पीरियड कहेंगे। और मैंने डेफिनेशन इसकी लिखवाई थी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव। तो एक ऑसिलेशन अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो ये अप एंड डाउन इस तरह से एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम लेगा वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अच्छा, ये सारी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिकॉल कराना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड पर यूनिट टाइम। और जो इसके लिए हमने इक्वेशन आइडेंटिफाई किया था वो इक्वेशन था F is equals to n upon t, where n was number of waves and t was the time। और अगर एक वेव है, if n is one wave, so the time for one wave is time period, तो इक्वेशन बन जाती थी 1/t। आई होप ये रिकॉल हो गया। ये हमने जो बेसिक वेव्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें ये कुछ हमने सोचा था। उसके बाद फिर हमने एक रिलेशन और देखा था, और वो रिलेशन हमारा ये था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद वेवलेंथ। ओके, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। तो v जो है वो f लैम्डा के इक्वल है। तो इफ दिस v इज कांस्टेंट तो आपके पास फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतना वेव लेंथ क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, वेव की लेंथ कम हो जाएगी। और
जितना वेवलेंथ बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी आपके पास कम हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मेरा ख्याल है इस सारी डिस्कशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन होगा। कोई सारा काम हमने किया हुआ है, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं जो फिजिक्स हमने पढ़ी हुई है अभी तक। उसके बाद फिर हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए अगर आप याद करें, आपको मैंने कहा था कि रेड मंकी इन वेन यूजेस एक्सरे टर्न, ठीक है, इससे हमने इसको याद किया था। दिस वाज रेडियो, ये माइक्रोवेव थे, आई से आई आर, वी से विजिबल लाइट, यू से यूवी, ये एक्सरे, और जी से आपके पास गैमा रेडिएशन, या गैमा रेज। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में याद करने को कहा था, और आई होप सबको याद भी होगा, ये भी रिकॉल हो गया। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अब जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं पर्टिकुलरली लाइट की बात करूंगा। तो लाइट का जो हमारे पास विजिबल लाइट है वो यहाँ पे है समवेयर, और इस विजिबल लाइट को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ हमें इस तरह का बनता हुआ नजर आता है। तो जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ जो है सबसे ग्रेटर है, रेड कलर की वेवलेंथ जो है ये आपके पास मैक्सिमम है विजिबल लाइट में, और जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ मिनिमम है। यानी अगर मैं आपको बोलूं बेटा यहाँ पर आप जो है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का एरो ड्रॉ करें, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का एरो ये बनेगा कि ब्लू से या वॉयलेट से रेड की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अच्छा, जब वेवलेंथ आपके पास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप हमें इसमें, ठीक है, याद आ गया। ये विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम था, और विजिबल लाइट के इस स्पेक्ट्रम को हमने अपने सिलेबस में कहाँ पढ़ा था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, फिर हमने इसको देखा था। और ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपके पास ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पे ये व्हाइट लाइट को आपने फॉल कराया, और लाइट जब इस मीडियम में से क्रॉस करती है तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है इनकी, इसलिए इनकी बेंडिंग का एंगल भी डिफरेंट होगा, ये डिस्पर्स हो जाएंगी। और जिसकी हमने कहा था कि जिसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा, और बेंडिंग एंगल का हमने कहा था कि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका बेंडिंग एंगल उतना ज्यादा होगा। देखते हैं आप, ये आपको बेंड होती हुई जो है रेड कलर की लाइट कम बेंड होती हुई नजर आएगी, और जो वॉयलेट है वो आपको ज्यादा बेंड होती हुई नजर आएगी। तो ये काम भी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो हम अभी स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे लाइट का, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। अगर आप इस स्पेक्ट्रम को दोबारा से देखें तो आपको हर कलर के लिए एक नैरो बैंड नजर आएगा। ये वॉलेट का है, ये ब्लूइश है, ये ग्रीनिश है, येलोइश, ऑरेंज, फिर ये रेड कलर आपको नजर आ रहा है। तो हर कलर के नैरो बैंड्स नजर आ रहे हैं। तो इनकी कोई फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं है, इनकी एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ है यूं कह लें आप। तो वॉलेट की वेवलेंथ 380 टू 450 है। यूजुअली इसको 400 के तौर पे याद किया जाता है। दिस इज 400 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या था, एन स्टैंड्स फॉर नैनो, और नैनो का मतलब है 10 पावर माइनस 9। तो दिस इज 10 पावर माइनस 9 मीटर्स। अब ब्लू की जो वेवलेंथ है यूजुअली वो 420 या 450 के तौर पे, या 450 याद कर लें आप लोग। ग्रीन को 500 के तौर पे याद कर लें, इसको आप 550 कर लें, ये आपके पास 600 आ गया, और ये आपके पास 700 आ गया। याद करना आसान हो गया, देखिए मैंने सीक्वेंस बना दिया। 400 फिर 50 का चेंज आप लेते हैं तो आपके पास इनकी वेवलेंथ आपको अब याद हो जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनके नाम याद करने के लिए मैंने आपको विप ड्योर बताया था, ठीक है। 400 से स्टार्ट करें, 50 का इंक्रीमेंट देते जाए, रेड तक आप 700 पे पहुंच जाएंगे। तो रेड की वेवलेंथ यूजुअली 700 हम कंसीडर करते हैं। मेरे ख्याल से इनकी वेवलेंथ याद करना प्रॉब्लम नहीं रहेगा लाइट। सही है, ये मैंने आपको वर्कआउट कर दिया है कि आपने क्या ऑर्डर फॉलो करना है, बहुत आसान कर दिया मैंने, ठीक है बेटा।
उसके बाद एक और चीज, अब जरा इसको वेव की लेंथ के हिसाब से, वेव के साइज के हिसाब से सोचे, तो आपके पास जो वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, ये देखिए आप, सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, यानी सेम लेंथ है, इसके बीच में नंबर ऑफ वेव्स को देखें तो रेड की नंबर ऑफ वेव्स सबसे कम है और वॉयलेट की सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब वेव्स ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वेव्स कम है यानी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद लैम्डा, ये चीज यहाँ जस्टिफाई हो रही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको ये जस्ट मैंने एक आइडिया देने की कोशिश की है कि जैसे जैसे कलर चेंज होता जा रहा है तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और ये यहाँ से अगेन अगर आप रिकॉल करें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, विप ग्योर बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आपको। और आई होप सबको इनका नाम याद है कलर्स के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की डिस्कशन सारी प्रीवियस जो हमारी फिजिक्स पढ़ी हुई है उसी फिजिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब बेटा हमारे पास जो है ये जो हमने व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखा, वो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का बन रहा है, या आप इसको ध्यान में रख लें, इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट का। मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। अब हुआ ये कि हमने सन से जो हमारे पास लाइट रिसीव हो रही है, उस सन की लाइट को ऐसे ही, जो सन की लाइट हमारे पास आ रही है, इसको हमने प्रिज्म से क्रॉस करा के स्क्रीन पे जब स्टडी किया, तो स्क्रीन पे जब हमने स्टडी किया तो हमारे पास ये पैटर्न बनता हुआ नजर आया। अब इसमें ये कंटिन्यूस नहीं है, इसमें ये आपको डार्क लाइंस नजर आ रही हैं। और अगर आप जरा जहन पे अभी अगर आप रिकॉल करें तो ये आपके पास लैम्डा मैक्सिमम था, दिस वाज 700 या 750 कर लेते चले, बाउंड्री लिख देता हूँ ऐसी। और ये आपके पास ऑलमोस्ट 380 है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि बेटा वेवलेंथ को सोचें तो आप कहेंगे कि वेवलेंथ इस तरफ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ यूं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीच में जो ये आपके पास डार्क लाइंस आ गई, जिसको मैं इस वक्त व्हाइट कलर से शेड कर रहा हूँ, ये जो आपके पास लाइंस आ गई हैं, ये लाइंस कैसे आ गई, ठीक है। अब हुआ ये कि जो कोर ऑफ द सन है वहां से तो व्हाइट लाइट आपके पास, जो व्हाइट लाइट है वो इमिट आउट हो रही है, या हाइड्रोजन। अब ये जो आपके पास सराउंडिंग में, इसके यहाँ पर सराउंडिंग में जो गैसेस फील्ड है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो क्या करते हैं, वो गैसेस कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वो कुछ वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसी रेफरेंस से इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। क्या हुआ, हमारे पास सन से व्हाइट लाइट इमिट आउट हो रही है, और ये ऑल अराउंड सन से हमारे स्टार से आ रही है। और सन के सराउंडिंग में कोरोना में जो गैसेस फील्ड है यहाँ पे, ये गैसेस जो है ये क्या करती हैं, उसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। और ये वेवलेंथ यहाँ पे मैंने शो की है व्हाइट कलर से। वैसे ये एक्चुअली डार्क कलर होता है, ज्यादा लॉजिकल ये डार्क कलर ही है, ब्लैक। ये जस्ट आपको नोटिस कराने के लिए मैंने व्हाइट की। ये हमारे पास स्पेक्ट्रा बन गया। किसका स्पेक्ट्रा बन गया, सन से जो हम लाइट अर्थ पे रिसीव कर रहे हैं। ये हमारा प्लेनेट है अर्थ, तो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, और अर्थ पे समवेयर हमने जब उस लाइट को स्टडी किया तो इस तरह का स्पेक्ट्रम बना। मेरा ख्याल है इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मेरी बात क्लियर होगी। अब क्या हुआ कि एक डिस्टेंट गैलेक्सी हमें नजर आई और वहां से हमें लाइट रिसीव हुई। अब इस गैलेक्सी से भी लाइट हमें रिसीव हो रही है अर्थ पे, और हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रिज्म से पास कराकर, और जब हमने स्क्रीन के ऊपर इसको स्टडी किया तो मोर और लेस हमें बिल्कुल वैसा ही एक स्पेक्ट्रम बनता हुआ नजर आया। यानी कि गैलेक्सी से भी हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ गए ना आप। एब्जॉर्प्शन में क्यों कह रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि जो सराउंडिंग के अंदर गैसेस हैं यहाँ पर, वो गैसेस कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट होंगी वो उस लाइट में से जो हमारे पास
व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें से कुछ एनर्जीज को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन रहा है। मेरा ख्याल है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने दो चीजें कंपेयर की हैं। हमारे पास सन है और सन से जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है उसको हमने अपनी लैब में स्टडी किया, उसका स्पेक्ट्रा हमारे पास कुछ ऐसा बना। फिर हमें एक डिस्टेंट गैलेक्सी नजर आई, उसका भी हमने लाइट का स्पेक्ट्रा स्टडी किया, तो वो भी मोर और लेस ऐसा ही नजर आया। अब हमने क्या किया, अब हम इन दोनों स्पेक्ट्रास को कंपेयर कर लेते हैं। अब हम इन दोनों स्पेक्ट्रास को जब कंपेयर करते हैं, तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रा टॉप पे है, दैट इज द स्पेक्ट्रा फ्रॉम सन, ये सन का स्पेक्ट्रा है। ठीक है, ये हमारे पास सन का स्पेक्ट्रम है और ये हमारा डिस्टेंट गैलेक्सी का है। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं, और दोनों को कंपेयर करते हुए मैं जस्ट एक वेवलेंथ इसमें से पिक कर लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास, ये मैं जिसको व्हाइट कर रहा हूँ और इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये वाली शायद सबको नजर आ रहा होगा, ये वाली वेवलेंथ, ये सन से जो हमारे पास आ रही है वेवलेंथ। अच्छा, जो सन से हमारे पास लाइट की वेवलेंथ रिसीव होती है वो एक्चुअल होती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो ये वेवलेंथ मेरे पास रिसीव हो रही है, तो दिस इज 600 नैनोमीटर, ये इसकी एक्चुअल वेवलेंथ है। ठीक है, अब जब इसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ, गैलेक्सी के ऊपर, 600 नैनोमीटर कहाँ होगी, 600 नैनोमीटर मुझे यहाँ नजर आई। तो ये जो 600 नैनोमीटर है, ये वाला जो गैलेक्सी है उसके ऊपर ये 600 नैनोमीटर नहीं है, ये फॉर एग्जांपल 650 नैनोमीटर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेवलेंथ है, या ये वाला जो ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ है, ये वाली लाइन ये शिफ्ट कर गई है टुवर्ड्स रेड, ये रेड की तरफ मूव कर गई। अब इसी बात को तकरीबन हर लाइन के लिए आप अप्लाई करके देखें, तो आपको नजर आएगा कि ये जो आपके पास, अगर फर्ज करते हैं, मैं इनको नंबर दे देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7 है। अब हर रे को आप कंपेयर करें बेटा, तो आप देखें ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो रहा है, 3 यहाँ शिफ्ट हो रहा है, 4 यहाँ शिफ्ट हुआ, 5 यहाँ शिफ्ट हुआ, 6 यहाँ जा रहा है और 7 यहाँ जा रहा है। तो ये जितनी भी आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी लाइंस स्ट्रेच हो गई हैं टुवर्ड्स रेड। ये सारी की सारी लाइंस कहाँ चली गई, टुवर्ड्स रेड चली गई, ये सारी लाइंस रेड की तरफ चली गई। तो ये जो इसका बिहेवियर है, इस बिहेवियर को कि जब डिस्टेंट गैलेक्सी से आपने लाइट को ऑब्जर्व किया, तो जितनी भी आपके पास वेवलेंथ्स थे, जो स्पेक्ट्रा के जो लाइंस थी, वो लाइंस टुवर्ड्स रेड शिफ्ट हो गई। तो आपने इसको क्या कहा, आपने इसका नाम रख दिया रेड शिफ्ट। ये सारी की सारी रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो प्रॉब्लम इसमें अगर मसला है तो भाई व्हाट्सएप करते हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई ट्राइड सिंपल वे में मैं इसको समझा लूँ। ठीक है, ये सारी की सारी रेड की तरफ शिफ्ट कर दी। अच्छा, अब बेटा इसका मतलब ये है कि ये आखिर इसके पीछे फिजिक्स क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। अब जब हमने इसको यहाँ पर, ये हमने जब इसको स्टडी किया, तो अब इसको देखते हैं कि ये व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स रेड, ये शिफ्ट क्यों हो रही है। तो इसके लिए एक डॉपलर वाज अ साइंटिस्ट, उसने एक एक लॉ दिया, एक थ्योरम दिया, यूं कह लें, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा द अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की ये स्टेटमेंट, आई होप, मुझे पता है ये आपको समझ नहीं आई क्या कह रही है, ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि when source of the wave moves away from the observer, then observed wavelength is greater than the actual wave। तो यहाँ पर जो गैलेक्सी को हमने देखा, ये गैलेक्सी का हमने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था, if that galaxy is moving away from the observer। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर बेटा अर्थ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, अर्थ पे है, और सोर्स क्या है बेटा, गैलेक्सी सोर्स है। नाउ दैट गैलेक्सी इज मूविंग अवे, जब भी कोई सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाएगी, तो आपके पास वेवलेंथ में क्या आएगा, वेवलेंथ स्ट्रेच होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो जब भी कोई सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, तो ये फिनोमेना टेक प्लेस करेगा। अब इसको जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके पास एक एम्बुलेंस है जो सायरन बजाती हुई आपकी तरफ आ रही है, मूविंग टुवर्ड्स यू, तो आप
क्या करेंगे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तो साउंड की इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, साउंड की पिच बढ़ने लग जाएगी, और वही जो एम्बुलेंस से सायरन बजाती हुई आपको क्रॉस करके, आपसे क्रॉस करके चली जाती है, तो उसी एम्बुलेंस की जो साउंड है वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी, यानी वो आपसे जब दूर जा रही है तो वो साउंड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, पिच कम होती जा रही है। पिच का मतलब याद है ना, पिच वाज द फ्रीक्वेंसी, रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी से, तो उसकी पिच लो होती गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती गई। तो जब सोर्स दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इसको फर्दर और सोचेंगे अभी, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया है कि यहाँ पर हमें जो डॉपलर के लॉ से जो हमें समझ में आया, वो समझ में ये आया कि ये जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है। अर्थ पे ऑब्जर्वर फर्स्ट करते मैं हूँ, और सोर्स जो है जहां से लाइट में रिसीव कर रहा हूँ वो गैलेक्सी है। तो मेरे पास जो है जितनी भी ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी, ये सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हुई, टुवर्ड्स रेड शिफ्ट हो गई, यानी रेड शिफ्ट हो रहा है। और हमें डॉपलर के लॉ से पता लगा whenever a source of wave moves away from the observer, then observed wavelength is greater than the actual wavelength। ये हमें यहाँ पर समझ में आया कि ये डॉपलर के वजह के जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें समझ में आया कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसको फर्दर और सोचते हैं, इसको फर्दर और इन डेप्थ थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ से अब हम यहाँ पे आते हैं। आप याद करें, ये एक डायग्राम हमने ड्रॉ किए थे इस तरह के सर्कल्स, और हमने इनका नाम रखा था वेव फ्रंट्स, और हमने कहा था कि वेव फ्रंट से हमेशा परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो वेव की स्पीड, अगर लाइट है तो रे ऑफ लाइट होगी। और उसके बाद दूसरी बात मैंने ये कहा था कि ये इन वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप होता है वो वेव लेंथ होती है, ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो इन वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप है दैट इज वेव लेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ के इक्वल है। तो ये कौन से, ये स्फेरिकल या सर्कुलर कह लें, तो ये 2D में है तो सर्कुलर है, 3D में होते तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। याद आ गया, वेव फ्रंट्स आपके पढ़े हुए बेटा, वेव्स में आपको पढ़ाए गए। तो यहाँ से इसी चीज को जो मैंने अभी आपको एम्बुलेंस वाली एग्जांपल दी उससे सोचते हैं। अब सोचे, फर्ज करते हैं ये आपके पास कोई गाड़ी है, एम्बुलेंस है, कोई सायरन बजाती हुई आपके पास सोर्स है, यानी कि ये गाड़ी जो है इसको मैं कहता हूँ ये आपके पास साउंड की सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, साउंड की सोर्स है। अब ये साउंड की सोर्स है और ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रही, ये स्टेशनरी है। तो इससे जो साउंड की वेव्स जनरेट होंगी वो सारी की सारी वेव्स, आपको पता है ना, वेव्स स्प्रेड करेंगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये वेव्स स्प्रेड कर रही है। जो वेव्स जिस डायरेक्शन में भी स्प्रेड कर रही है, तो आप देखें इनके दरमियान जो ये गैप है, वेव फ्रंट्स के दरमियान गैप, वेवलेंथ, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो अगर फर्ज करते हैं बेटा मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऑब्जर्वर हूँ और साउंड की हमारी सोर्स है, साउंड की ये सोर्स आ गई। अब सोर्स स्टेशनरी है, मैं भी अपनी जगह पे स्टेशनरी हूँ, ठीक है। तो जो साउंड हम रिसीव करें, जैसे फर्ज करते हैं हम गाड़ी में बैठे हैं और हमारे साथ एक एम्बुलेंस है और सामने कोई ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है तो हम दोनों साथ खड़े हैं, तो हमारे पास जो उसके सायरन की आवाज आएगी उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, उसकी पिच में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसको फर्दर और आगे एक्सटेंड करते हैं, फर्ज करते हैं ये सोर्स मूव करने लग गया, ये सोर्स है हमारा, ये मूव करने लग गया, ये मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ और ये मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इस ए और बी के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अब बेटा ये सोर्स इस तरफ मूव कर रही है, ये यूं जा रही है टुवर्ड्स दिस ऑब्जर्वर ए। जब ये इसकी तरफ जा रही है तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो ये वेव फ्रंट्स हैं उनके बीच में गैप क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, क्योंकि जो वेव की स्पीड है, देखें वेव की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उस वेव की स्पीड में जो गाड़ी की अपनी स्पीड है वो यहाँ पर ऐड हो रही है, उसकी वजह से ये स्क्वैश हो रहे हैं, ये कंप्रेस हो रहे हैं वेव फ्रंट्स, यहाँ पे ये वेव फ्रंट्स कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो वेव लेंथ है अगर आप उसको जज करो तो वो वेव लेंथ क्या हो गई एक्चुअल से, ये एक्चुअल वेव लेंथ थी बेटा, यहाँ पे ये एक्चुअल वेव लेंथ है, और अब यहाँ पे टुवर्ड्स ए जब जा रहा है तो ये वेव लेंथ क्या हो गई, ये वेव लेंथ डिक्रीज हो गई।
और बिल्कुल ऐसे ही इस ऑब्जर्वर बी के लिए अगर आप सोचो तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। तो इस जगह पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। तो ये सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस दूर जा रही है। तो जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है उसके पास जो वेव्स आ रही है उनके बीच में जो गैप है यानी वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? ये इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वेव्स स्ट्रेच करती हुई जा रही है, वेव्स स्ट्रेच हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो वेव्स कंप्रेस हो रही है। तो जब वेव्स कंप्रेस हो रही है तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, जब वेव्स स्ट्रेच हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कि कोई ऑब्जर्वर है और सोर्स, मतलब सोर्स यहाँ पे मैं साउंड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि एवरीडे लाइफ में आपने एम्बुलेंस का ये बिहेवियर स्टडी किया हुआ है आपको। तो ये सोर्स जो है ये आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है तो आपके पास साउंड की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी। और यहाँ पर इस ऑब्जर्वर के लिए ये दूर जा रहा है तो साउंड की इंटेंसिटी कम हो रही होगी। सही है। अब इसको जरा सोचें कि ये मोटरवे पे गाड़ी है और ये कोई मोटरवे पुलिस का पर्सन है और इसके हाथ में जो है कोई स्पीड गन है। तो ये जो ये कैमरा लगा हुआ है उससे ये जब स्पीड इसकी मेजर करते हैं तो वो भी डॉपलर इफेक्ट से मेजर कर रहे होते हैं। जो प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं तो रेस जाती हैं, यहाँ से वेव्स जाती हैं टकरा के वापस उस डिटेक्टर पे आके लगती हैं। उस टाइम स्पैन को देखकर वो इसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करके देते हैं। ये एएस लेवल में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने। इतनी डिटेल में तो नहीं, बेसिक्स आपको समझाया जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको डॉपलर का मतलब समझ में आए और वेव्स का शिफ्ट होना समझ में आए। तो जब कोई सोर्स दूर जाती है the gap between the observer and the source increases. That's why waves क्या हो जाती हैं, stretch हो जाती हैं। When the source is moving closer to the observer, तो उस वक्त क्या होता है, वहां पे गैप कम होता है, waves क्या हो जाती है, compress हो जाती है। तो जब वेव्स कंप्रेस होंगी तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब वेव्स स्ट्रेच होंगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो अब समझ में आया ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पर समवेयर ये लिखा हुआ है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना। अपेरेंटली, एक्चुअल नहीं होता बेटा, एक्चुअल तो नहीं होता ना, अपेरेंट चेंज हो रहा है। और वो अपेरेंट चेंज क्यों आ रहा है? वो अपेरेंट चेंज इसलिए आ रहा है कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की वजह से ये अपेरेंट चेंज जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये समझ में आ गया है कि ये हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, डॉपलर में क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब इसको लाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको लाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये फर्ज करते हैं कोई स्टार है और ये स्टेशनरी है, ठीक है। अगर ये स्टार टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा, वेवलेंथ टुवर्ड्स में मैंने क्या कहा था, वेवलेंथ डिक्रीज करती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। और अगर यही ऑब्जर्वर अवे जा रहा होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। बोथ आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। याद आ गया? दोबारा से यहाँ पे देखें कि ये आपके पास अवे जा रहा है, ठीक है, the source is moving away, the distance is increasing, तो waves stretch करती जा रही हैं तो वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। और अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो ये टुवर्ड्स आ रहा है, ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है, तो डिस्टेंस गैप कम होता जा रहा है और वेव्स कंप्रेस होती जाएंगी, वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल यही चीज आप लाइट के केस में सोचें तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स an observer, the wavelength of the light decreases. जब wavelength of the light decrease करेगी तो अब पहले इस सेंटेंस से पहले एक दफा फिर दोबारा से लाइट की वेवलेंथ को सोचें, यहाँ पे सोच लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा, तो वेवलेंथ जो स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास ब्लू या वॉलेट की तरफ, यूजुअली हमें ब्लू नजर आता है तो दैट्स व्हाई हम ब्लू की बात करते हैं। तो वॉलेट ब्लू में मर्जी हो जाता है। तो ब्लू की जो हमारे पास वेवलेंथ है अगर हम सोचें तो ये अगर आपके पास अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो यानी ये ब्लू की तरफ जा रहा है, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वो रेड की तरफ जाएगा। अब ये कैसे जाता है ये भी समझाता हूँ मैं, एक मिनट यहाँ पर मैं इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स an observer, the wavelength of the light decreases. आपको पता ना गैप कम हो गया, this is known as blue shift. लाइट के केस में इसको क्या कहेंगे, blue shift कहेंगे। As the light moves towards the
टुवर्ड्स द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे जाता है, फिलहाल तो आप इसको जस्ट स्टेटमेंट के तौर पे सोचें। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है वो बेटा इंक्रीज होगी, एंड दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट एज द लाइट मूव्स टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम इसको इसको अब हम इस डायग्राम पे सोचते हैं। अब पहले फेज में सेंटर वाली डायग्राम देखें। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय अ स्टार। फर्ज करते सन की बात कर लेते, सन हमारा स्टार है, उसी की ये हमने अपने सन से ये स्पेक्ट्रम ले ली। ये जो डार्क लाइंस हैं इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं वैसे। तो ये आपके पास जो है स्पेक्ट्रा के अंदर लाइंस है। तो ये आपके पास ये क्या है बेटा, ये सन का आपके पास अर्थ के ऊपर जो लाइट रिसीव हो रही है उसका स्पेक्ट्रम आ गया। अब कोई फर्ज करते हैं कोई ऐसी सोर्स है जो हमारे करीब आ रही है, दिस वन ब्लू वन, ये हमारे करीब आ रही है टुवर्ड्स द, ये ऑब्जर्वर अर्थ पे, ठीक है, ये ऑब्जर्वर अर्थ पे है और ये कोई सोर्स है, कोई गैलेक्सी के अंदर कोई लाइट की सोर्स है और ये हमारे करीब आ रही है, यूं सोचिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये करीब आ रही है? देखिए डॉपलर इफेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताता है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें, हमें तो एक स्टार नजर आ रहा है ना होराइजन पे, हमें तो एक स्टार, एक लाइट का समझ लें कि स्फेरिकल एक लाइट की कोई सोर्स नजर आ रही है। अब हमें नहीं पता वो हमारे करीब आ रही है हमसे दूर जा रही है, हम वन कैन नॉट प्रिडिक्ट ना, हम आसमान को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट इसको लैब में जब हम लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो अब ये है इसको हम कह लेते हैं लेट दिस बी वन, ठीक है, ये सोर्स वन है। अब हमें नहीं पता बेटा ये हमारे करीब है कहाँ है, ये सोर्स वन का स्पेक्ट्रम और ये हमारे सन के स्पेक्ट्रम के साथ इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको सन के स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर करता हूँ, कोई भी एक वेवलेंथ उठा लेते हैं, फर्स्ट करते हैं इसको उठा लेते हैं सबसे पहले, इसको मैं नंबर भी दे देता हूँ ताकि आपको रिकग्नाइज करने में आसानी हो जाए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। अब इनको जरा इन सारी वेवलेंथ का बिहेवियर देखते हैं। अब ये हमारे पास ये वाला, ये यूं समझ लें किसी गैलेक्सी से हमें मिल रहा है, तो सोर्स है होराइजन पे, ये हमारा सन है। अब इस वन को इसके वन के साथ कंपेयर करें, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन स्पेक्ट्रल लाइन को आपस में कंपेयर करें तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। अब ये देखें, ये इधर जा रहा है, 2 वाला यहाँ चला गया, 3 वाला यहाँ जा रहा है, 4, और उसके बाद आपके पास ये नंबर में गलती होगी, तो ये आपके पास ये वाली लाइन यहाँ आ गई, ये वाली लाइन यहाँ आ गई, ये वाली लाइन 7 ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ। तो ये सारी की सारी लाइंस अगर आप देखें तो ये इस तरफ स्ट्रेच हो रही है, इस तरफ जा रही है, शिफ्ट हो रही है। किधर शिफ्ट हो रही है? ये टुवर्ड्स ब्लू शिफ्ट हो रही है, ये टुवर्ड्स ब्लू शिफ्ट हो रही है बेटा, ऐसी है ना, तो ये ब्लू की तरफ जा रही है। ठीक है, दोबारा से सोचें आप कि ये सन की जो रेफरेंस है हमारा वो सन है, उसका हमारे पास जो वेवलेंथ है या स्पेक्ट्रल लाइंस है वो एक्चुअल है। अब हमारे पास हम इसको कंपेयर कर रहे हैं गैलेक्सी वाले के साथ, ये हमारे पास कोई गैलेक्सी है उसका है। अब बेटा हमने जब इसको कंपेयर किया तो हम हर स्पेक्ट्रल लाइन को कंपेयर करते हैं गैलेक्सी के साथ, सन और गैलेक्सी वाले को, तो वी नोटिस दैट कि गैलेक्सी की जो हमारे पास जो लाइट रिसीव हो रही है, दैट होल लाइट इज शिफ्टिंग, जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो सारी की सारी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स ब्लू। अब ये जो शिफ्ट हमें नजर आएगा फ्रॉम दिस, द साइंटिस्ट विल कम टू नो दैट दिस गैलेक्सी या जो भी ये चीज है, कोई भी कोई सोर्स है लाइट की, ये हमारी तरफ आ रही है, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स अस। क्योंकि होराइजन पे हमें तो नजर नहीं आ रहा ना, वो हमें तो बेटा स्टेशनरी नजर आएगा ना, वहां से हमें तो करीब नजर नहीं आएगा, नेकेड आई से अगर हम देखें, हो सकता है टेलीस्कोप से भी आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा? इस ब्लू शिफ्ट से हमें आइडिया होगा दैट दैट स्टार और गैलेक्सी इज मूविंग टुवर्ड्स अस। अब इसको अदर वे अराउंड सोचो, अब इस वाले रेड के लिए सोचो, ठीक है, ये जो स्टार 2 है जिसको मैंने रेड से लेबल किया, ये स्टार 2 हुआ। अब इसके लिए सोचो, अब ये हमारे पास ये सन का हमारे पास अवेलेबल है, और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सारी की सारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं
ये अगर आप देखें ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ जा रही हैं, टुवर्ड्स रेड जा रही हैं। तो ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस टुवर्ड्स रेड जा रही हैं, तो दिस इज रेड शिफ्ट। एंड फ्रॉम दैट रेड शिफ्ट देखिए हमारे पास जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स रेड जा रहा है। इसका मतलब वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये अवे जा रही है। ठीक है, अभी हमने आपको यही बात समझाई थी यहाँ पे, अगर आप रिकॉल करें तो जब आपके पास सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जाती है तो वेवलेंथ आपके पास इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये इस केस में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि ये हमारे से दूर जा रहा है ये स्टार, इसलिए ये देखिए बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, वेव्स स्ट्रेच होंगी, और इस ब्लू वाला जो है इसका गैप कम होता जा रहा है तो वेव्स कंप्रेस होंगी। तो यहाँ से जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, जो लाइट रिसीव होगी उसकी जो लाइंस होंगी वो टुवर्ड्स ब्लू शिफ्ट करेंगी और ये वाली सारी की सारी रेड की तरफ शिफ्ट कर देंगी। तो जब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है रेड शिफ्ट को तो वो समझ जाता है कि दिस स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, और जब वो ब्लू शिफ्ट को ऑब्जर्व करता है तो वो ये समझ जाता है दिस स्टार और गैलेक्सी जो भी है ये हमारी तरफ मूव करता हुआ। आई होप ये मेरा मैसेज कन्वे हो गया। ब्लू एंड रेड शिफ्ट आपको समझ में आ गया, और डॉपलर कैसे अप्लाई होता है यहाँ पे वो भी हमने कुछ समझने की कोशिश की है। अब अगेन इसको एक दफा फिर देखें, अब स्टार की टर्म्स में एक दफा फिर कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये स्टार कोई है स्टेशनरी, ये हो तो नहीं सकता, लेकिन ये सोर्स है लाइट की, ये स्टेशनरी है, और यहाँ पे वेवलेंथ को देखें, दैट वेवलेंथ इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखें, दिस इज द सोर्स, ये हमारे पास लाइट की सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जर्वर ए। ये जब ऑब्जर्वर ए की तरफ जा रहा है तो आप देखें तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि गैप कम हो रहा है तो वेव्स क्या होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है। तो ये आपके पास वेव्स जो है वो कम हो गई, और यहाँ पर अगर नोटिस करें तो गैप जो है ऑब्जर्वर बी का और सोर्स के दरमियान गैप जो है दैट इज इंक्रीजिंग, तो वेव्स आपके पास स्ट्रेच हो रही है। तो दिस इज हाउ द रेड शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो ये जब भी कोई स्टार हमसे दूर जा रहा होगा तो जो हम लाइट रिसीव करेंगे वो वहां पे हमें रेड शिफ्ट नजर आएगा, और जब भी कोई सोर्स हमारे पास करीब आ रही होगी तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अगेन ये स्टार की टर्म्स में बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो फिर दोबारा एक दफा, दिस इज स्टार नॉट मूविंग एंड दिस इज द स्टार मूविंग अवे। ठीक है, ये स्टार मूव अवे कर रहा है और ये लाइट हमारे पास इसकी आ रही है, ये हमारा अर्थ है। इसको और क्लियर कर दूं कि ये हमने यहाँ पे, ये हमारा अर्थ है, ये कोई गैलेक्सी है, लाइट हमारी तरफ आ रही है और गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, तभी तो रेड शिफ्ट नजर आ रहा है। गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है तभी तो ये जो लाइट की सोर्स है, दिस इज सोर्स, एंड अर्थ पे हम ऑब्जर्वर हैं, तो ये हमारे लिए अवे जा रहा है। दैट इज वाई हमें क्या मिल रहा है, रेड शिफ्ट मिल रहा है। और ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा क्या होता जाएगा, ये हमसे गैलेक्सी जो है ये और फर्दर अवे जाएगा, और हमारे पास रेड शिफ्ट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रेड शिफ्ट और इंक्रीज हो जाएगा। तो एज फर्दर अवे दैट गैलेक्सी इज, द ग्रेटर इज द रेड शिफ्ट। ये बाद में इस पे भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको बात क्लियर है, मेरी समझ आ गई है बात। अब नेक्स्ट इसमें और मैं इसमें एडिशन कर दूं। अब यही बात जो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जैसे जैसे जो ये अवे जा रही है गैलेक्सी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। और इस बात को हम कैसे सोचते हैं, इस बात को हम इस बलून के, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, इस बलून की एग्जांपल से सोचते हैं। तो ये हमने इस बलून के ऊपर कुछ डॉट्स लगा दिए, और जैसे ही हमने इसमें गैस को फिल किया तो ये एक्सपेंड कर गया, और जैसे ये एक्सपेंड कर रहा है तो इन गैप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये गैप्स जो है ये एक दूसरे से, अगर ये फर्ज करते हैं गैलेक्सीज हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, रिलेटिव टू वन अनदर वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, इसी ये रेड शिफ्ट इसी चीज की हमारे पास क्या है, एविडेंस है। ठीक है, ये बात समझे आप हमारी। तो अब इसी बात को हम जरा यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा, दैट व्हेन दे आइडेंटिफाइड कि ये हर चीज हमसे दूर जा रही है, तो और हमारा देखें ये मैंने टाइम का एक्सेस शो किया हुआ, ठीक है, टाइम इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है,
और जैसे जैसे बेटा ये इस तरफ कैसे मूव कर रहा है, देखो हमारे पास इनिशियली इस जगह पे देखो यूनिवर्स को, और इस जगह पे देखो, और इस जगह पे यूनिवर्स जो है कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि इसको रिवर्स में सोचते हैं। अब इसको रिवर्स में सोचे, ये यहाँ पे इस वक्त जो है ये करंट, समझ लें कि आज की सिचुएशन है, ये करंट स्टेटस है, इसको प्रीवियसली फ्यू, क्योंकि फ्यू बिलियन ईयर्स पहले सोच लें और उससे पहले सोच लें, ऑलमोस्ट 14 to 15 बिलियन ईयर्स अगर आप बैक चले जाएं, वापस चले जाएं, तो ये सारे के सारे बेटा ये जितनी भी यूनिवर्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट करते जाएं, ये कंप्रेस होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। अगर आप पीछे जाए तो ऐसे ही होगा ना बेटा, ये एक्सपेंड कर रहा है, जैसे बलून को आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसको रिवर्स करें तो बलून आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो अगर आप इसको रिवर्स में सोचें तो आपके पास ये यूनिवर्स जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते करते एक सिंगल, जो सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल, एक बहुत ही हाई डेंस और यूं कह लें कि बहुत हाई टेम्परेचर वाला एक सिंगल आपके पास एक लंप है, एक एटम है, एक ऐसी चीज है, तो यहाँ से ये एक्सप्लोड करता है, और एक्सप्लोड करने के बाद आपके पास ये एक्सपेंशन टेक प्लेस कर रही है। यानी आखिर ये खुद सोचे ना, आप कोई फायर क्रैकर है, अगर कोई चीज या बलून भी सोचे, अगर वो एक्सप्लोड कर जाए तो उसके जितने भी पीसीज होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये बिग बैंग हुआ, और इसके बाद से यूनिवर्स के अंदर सारी फोर्सेस भी जनरेट हुई, और टाइम भी उसी वक्त से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फोर्सेस जनरेट हो गई, और मैस आ गया, जो भी एवरीथिंग जो भी हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है वो वक्त के साथ साथ हमारे पास आज 14 बिलियन ईयर्स में हम समवेयर यहाँ पे खड़े हुए, और ये यूनिवर्स स्टिल एक्सपेंड कर रही है, और ये एक्सपेंड करती रहेगी, ठीक है। तो ये जो रेड शिफ्ट था, इसने हमें ये सिखाया कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे। यहाँ से जब हमने सीखा कि गैलेक्सीज जो है, जो हमारे से दूर जा रही हैं, जो भी हमारे पास हमारे सराउंडिंग में सोर्सेज हैं, वो सब दूर जा रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स में सोचा। तो जब हमने रिवर्स में सोचा तो वी कम टू नो यार देयर शुड बी अ पॉइंट, ये थ्योरी है बेटा, देयर शुड बी अ पॉइंट जहां से ये सारा काम स्टार्ट हुआ था, और वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन का नाम हमने बिग बैंग रख दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो रेड शिफ्ट है ये बिग बैंग की एक एविडेंस है, ये बात हमारी यहाँ से जस्टिफाई हो रही है। तो ये बलून वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। ये जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि ये एक्सप्लोड करते तो हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ। तो अगर हम बिग बैंग को सोचें, अराउंड 14 बिलियन ईयर्स universe began from a very small region that was extremely hot and dense, ये point of singularity है। and then जो है आपके पास then there was a giant explosion which is known as the big bang। भाई ये आपके पास बेटा ये यूं सोचो कि ये एक स्फेयर है, और इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करते गए, और इसके अंदर जो भी, मतलब ये एक थ्योरी है कि इसके अंदर पर्च करते कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, वो उसका टेम्परेचर इतना हाई है, और उसका प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर, टेम्परेचर जब अंदर हाई होगा तो आउटवर्ड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो एक वक्त ऐसा आया कि वो प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि ये जो आपके पास लंप था, या जो भी ऑब्जेक्ट है, या सिंगल एटम है, ये क्या हो गया, ये एक्सप्लोड कर गया। तो ये एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड करने के बाद अब जो भी इसके पीसेस थे वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जो भी इस सारे प्रोसेस में 14 बिलियन ईयर्स में जो गैलेक्सीज बनी, जो स्टार्स बने, वो सब रिलेटिव टू वन अनदर क्या हो रहे हैं बेटा, एक दूसरे से अपार्ट जा रहे हैं। एंड दैट इज वेरीफाइड बाय द रेड शिफ्ट। ये रेड शिफ्ट हमें वेरीफाई करके बताता है, ठीक है। Then there was a giant explosion which is known as Big Bang. That this caused the universe to expand from a single point and cooling as it does so to form universe today। आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये टेम्परेचर कम होते होते कूल डाउन करती गई, और डिफरेंट फोर्सेस भी फॉर्म होती गई, डिफरेंट एलिमेंट भी आते गए, और सारी चीजें ये हमारे सोलर सिस्टम और बहुत सारे बिलियन ट्रिलियन हमारे पास जो स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं, तकरीबन 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, वो यहाँ पे जनरेट हो गई। तो ईच पॉइंट एक्सपेंड्स अवे फ्रॉम अदर। ये दिस इज द पॉइंट, जिस बुनियाद पे मैंने वो बैलून वाली आपको एग्जांपल बताई थी। दिस इज सीन फ्रॉम गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फर्दर अवे दे आर फास्टर दे आर मूविंग। ये बात अभी हम सोचते हैं। अच्छा, रेड शिफ्ट का मतलब अब सबको समझ में आ गया। रेड शिफ्ट
in the light from distant galaxies is the evidence that universe is expanding and supports the Big Bang theory. ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाए, तो हमारे और भी एविडेंसेस होते हैं, लेकिन हम सिर्फ बिग बैंग की रेफरेंस से रेड शिफ्ट को हमारे सिलेबस में डिस्कस किया गया. The Big Bang theory is very well supported by evidence from a range of sources. The main piece of evidence are redshift. अब बेटा galactic redshift provides evidence for Big Bang theory and expansion of the universe. The diagram below shows the light coming from a close object like sun and a light coming from a distant. ये मैंने शुरू में जो समझाया है, देखो ये सारे के सारे रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये इस चीज की एविडेंस है कि रेड शिफ्ट हो रहा है. अब असल में मैं ये सारा पैराग्राफ आपसे याद कराना चाहता हूँ, दैट इज व्हाई मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है. The red shift provides evidence that the universe is expanding because red shift is observed when the spectral lines from the distant galaxy move closer to the red end of the spectrum. ठीक है, ये देखें, these all are moving, spectral lines are moving towards the red end, इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है. ठीक है, this is because light waves are stretched by the expansion of the universe, so the wavelength increases and frequency decreases. ऐसे ही था ना बेटा, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान गैप बढ़ता है, तो उसकी वजह से वेव्स स्ट्रेच करती हैं. जब स्ट्रेच करेंगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा. This indicates that the galaxies are moving away from us. Light spectrum produced from distant galaxies are redshifted more than nearby galaxies. जो हमारे करीब हैं और जो हमसे दूर हैं, उनके भी रेड शिफ्ट के अंदर फर्क हमें नजर आया. Later on we come to know. This shows that the greater the distance to the galaxy, the greater is the red shift. यानी जो गैलेक्सी हमसे जितना दूर है, उसके लिए उतना ज्यादा रेड शिफ्ट हमें नजर आया. इसका मतलब उसकी उतनी ज्यादा स्पीड है, वो उतना फर्दर फास्टर हमसे अवे मूव कर रहे. जो जितना दूर है हमसे, वो उतना तेजी से, उतना ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है. ये हबल ने जो है एक लॉ डिवाइस किया था, ये आप जो A2 के अंदर आके पढ़ेंगे हबल लॉ को, तो वहां पर इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास जो गैलेक्सीज हैं, वो गैलेक्सीज जो भी हैं, जितनी दूर होगी उतनी फास्टर वो हमसे. ठीक है, अब इस बात को मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ. ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पर, अगर हम कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे एक पिक कर लें, फर्ज करते हैं सन की कोई स्पेक्ट्रल लाइन पिक कर लेते हैं, ये वाली पिक कर लेते हैं. ठीक है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ये वाली हमारे पास है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास पहला वाला, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, दिस इज माय 1, ये स्पेक्ट्रम 1 है, ये स्पेक्ट्रम 2 है, ये स्पेक्ट्रम 3 है. अब जो स्पेक्ट्रम 1 मैंने आपको लेबल किया है, दैट स्पेक्ट्रम 1 इज फॉर नियर बाय गैलेक्सी. तो इसका जो रेड शिफ्ट है ये बहुत छोटा है, देखिए वेवलेंथ में चेंज बहुत कम है. एंड नाउ कंपेयर दैट बाय अ डिस्टेंट गैलेक्सी, तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली ये आपको ज्यादा चेंज नजर आ रहा है वेवलेंथ का, ये देखें. ठीक है, और फर्देस्ट गैलेक्सी जो इससे भी अवे है, अगर आप उसको देखें तो आपके पास उसका जो चेंज आपके पास नजर आएगा वो इससे भी ज्यादा है. ठीक है, ये हमारे पास ये इससे भी ज्यादा आपको नजर आएगा. ठीक है, ये देखिए ये लाइन है, ये रेफरेंस के लिए अगर मैं इसको लेबल कर दूं, फर्ज करते हैं दिस इज 600, तो ये 600 है, ये 600 है और ये 600. तो गैलेक्सी जितना हमसे दूर है, उतना स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो टुवर्ड्स मूव करती जा रही है. और इसको और आसान कर दूं, अगर आपको इस जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो इससे भी आसान जो मैं समझता हूँ, जो मैंने खुद भी यही चीज देखी थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस स्पेक्ट्रल लाइन को इससे कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें और देन इसको कंपेयर करें, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा बहुत ज्यादा. यहाँ पर अगर आपको वेवलेंथ का चेंज देखना है तो ये बहुत माइन्यूट सा है. यहाँ पर अगर देखें ये कंपैरेटिवली ज्यादा है, और अगर यहाँ पर देखें तो ये बहुत ज्यादा. तो जितना गैलेक्सी हमसे दूर है, उतना ग्रेटर रेड शिफ्ट है. इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद रेड शिफ्ट. जितना दूर होगा उतना रेड शिफ्ट ज्यादा होगा. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा.
तो अगर आप इस पे डिफरेंट पॉइंट्स को पिक कर लें, फर्ज करते हैं हम यहाँ से एक ये एक गैलेक्सी को पिक करते हैं, दिस इज वन, इसको कंपेयर करें, या इसको टू कर लेते हैं, इसको कंपेयर करें इस गैलेक्सी के साथ। तो जितना डिस्टेंस ये यहाँ पे हम है, ये अर्थ है, ये समझना, अर्थ इज द ओरिजिन, जितना डिस्टेंस अर्थ से ज्यादा होता जाएगा उतना रेड शिफ्ट आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। तो द फर्दर अवे द गैलेक्सीज आर, द फास्टर द गैलेक्सीज आर मूविंग। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना रेड शिफ्ट बढ़ेगा, रेड शिफ्ट बढ़ने का मतलब है कि उसकी स्पीड उतनी ज्यादा है। तो these observations imply that the universe is expanding and therefore support the Big Bang theory. तो बिग बैंग थ्योरी की एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्गुमेंट आ सकता है, तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये इसमें सारी इसकी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी को और इससे रिलेटेड हमारे जो रेड शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब बेटा कल की क्लास के अंदर मैं जो इन्होंने स्पेसिमेन क्वेश्चंस दिए हैं, सैंपल क्वेश्चंस भेजे हैं इसके स्पेस फिजिक्स के, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह वो सॉल्व करें। ठीक है बेटा, अब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर।